हम पढ़ रहे हैं कोलिजन्स, जिसमें इससे पहले हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आज हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन से। हमारे पास एक बॉल है यहां पे जिसका मास है सपोज m1, ये इधर के लिए चल रही है सपोज विद वेलोसिटी u1, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल। एक और बॉल है जिसका मास है सपोज m2 और ये रेस्ट में है, ये है हमारे पास रेस्ट में, ठीक। ये रेस्ट में है, ये इधर की तरफ आ रही है, कोलिजन होगा। कोलिजन कैसा पढ़ रहे हैं? टू डायमेंशन में। तो क्या होगा, यहां पे कोलिजन हुआ और ये हमारे पास x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। कोलिजन हुआ और सपोज जो हमारे पास बॉल 1 है जिसका मास m1 है, वो यहां से यहां पे कोलिजन हुआ, वो यहां से यहां चले गई। जिसका मास m1 है वो यहां से इधर की तरफ चली गई। तो जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है वो सपोज एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ θ1, और ये किस वेलोसिटी से इधर जा रही है? v1 वेलोसिटी से। जो बॉल 2 है, जो जिसका मास m2 है, जो पहले रेस्ट में थी, वो कोलिजन के बाद सपोज यहां चली जाती है इधर की तरफ और जाती है इधर की तरफ विद वेलोसिटी सपोज v2। किस वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से, ठीक है। और एंगल बन रहा है सपोज x एक्सिस के साथ θ2। समझ गए? ये क्या है? इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशंस में, वन डायमेंशन में नहीं है कि कोलिजन से पहले स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, कोलिजन के बाद भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेंगे। ये वन डायमेंशन में नहीं है, इससे पहले ऐसे ही हो रहा था। वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन थे, टू डायमेंशन में है। तो बॉल आ रही है इधर और कोलिजन के बाद एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। ये इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। ऐसा समझ लो कैरम खेलते हैं आप, तो कैरम में आपने स्ट्राइकर हिट किया, एक कॉइन इधर निकल गई, एक कॉइन इधर निकल गई, ठीक। चलिए वापस यहां पे आते हैं। जब हम इसके लिए फॉर्मुलेज बनाएंगे, हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो इन दोनों को अप्लाई करके यहां पे फॉर्मुलेज बनेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या फॉर्मुलेज बनेंगे। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये तो पता है आपको। इलास्टिक कोलिजन में कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक। मोमेंटम कंजर्व रहेगा x एक्सिस के अलोंग भी और y एक्सिस के अलोंग भी। तो लिखते हैं पहले अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग देखते हैं, ठीक। x एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? इसका मोमेंटम m1 u1, x एक्सिस के अलोंग चल रहा था ना पहले, ये x एक्सिस के अलोंग चल रहा था, ठीक है। इसका मोमेंटम 0 क्योंकि ये तो रेस्ट में था। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम जो कि 0 है। सो दिस इज इनिशियल मोमेंटम m1 u1, इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। पहले हम कहां देख रहे हैं? अलोंग x एक्सिस देख रहे हैं। मोमेंटम कंजर्व रहेगा अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस भी कंजर्व रहेगा, लेकिन पहले हम कहां देख रहे हैं? x एक्सिस के अलोंग। इतना समझ में आ गया? दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल इज 0, वो तो रेस्ट में है। इट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग निकालते हैं। इस v1 को रिजॉल्व कर दो, v1 को रिजॉल्व कर दो। थीटा के साथ क्या मिलता है? v1 देखो, ये वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद है? भूल गए? एक वेक्टर होता था a वेक्टर, सपोज ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये कितना मिलेगा हमको? थीटा के साथ क्या मिलेगा? a cos थीटा, याद है? इसका मैग्नीट्यूड अगर a है तो यहां क्या मिलेगा? a cos थीटा। याद आ गया? यस सर, याद आ गया। थीटा के साथ a cos थीटा और a cos थीटा के परपेंडिकुलर a sin थीटा, ठीक। वैसे यहां पे भी होगा। v1 को रिजॉल्व कर दो, इधर कितना मिलेगा? v1 को, ये v1 है ना, रिजॉल्व कर दो, इधर कितना मिलेगा? v1 cos थीटा 1। तो इसका मोमेंटम अलोंग x एक्सिस कितना आ गया? m1 का मोमेंटम x एक्सिस के अलोंग कितना बन गया? m1 v1 cos थीटा 1, यही तो बनेगा अलोंग x एक्सिस। m1 का मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, v1 को रिजॉल्व किया तो कितना बना? v1 cos थीटा 1। तो हमने लिखा m1 v1 cos थीटा 1। वैसे ही इसका भी अलोंग x एक्सिस निकाल लो। हाँ सर, आ गया, आ गया। तो क्या आ गया? इसका m2 का मोमेंटम अलोंग x एक्सिस m2 v2 cos थीटा 2। v2 को रिजॉल्व किया ना, यहां पे v2 को रिजॉल्व किया तो क्या मिला? v2 cos थीटा 2। तो ये अलोंग x एक्सिस
ये इक्वेशन हमारे पास आई, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करके, मोमेंटम कंजर्व रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस भी अलोंग वाई एक्सिस भी। पहले एक्स एक्सिस के अलोंग हमने देखा, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एक्स एक्सिस के अलोंग ही देखना है, रिजॉल्व करके ये आ गया। अलोंग वाई एक्सिस चलते हैं अब, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है जी। चलो इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं अलोंग वाई एक्सिस। ये तो सीधा एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, इसका कोई कंपोनेंट हमें यहां नहीं मिलेगा, ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं ना, तो इसका इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये तो इधर चल रहा है ना, वाई एक्सिस पे थोड़ी चल रहा है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस 0 0, वाई एक्सिस ये तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है ना, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस 0, इसका ये तो रेस्ट में ही है, हर जगह मोमेंटम 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ध्यान देना कहां, अलोंग वाई एक्सिस 0। अब फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, तो v1 को रिजॉल्व किया, इधर हमको क्या मिलेगा, मैं यहां पे कर रहा हूं, v1 को रिजॉल्व किया वाई एक्सिस के अलोंग, यहां पे मिलेगा v1 cos थीटा 1, सॉरी cos इधर मिल गया हमें थीटा के साथ, और ये मिलेगा v1 sin थीटा 1। v2 को रिजॉल्व कर दो, इधर क्या मिलेगा v2 sin थीटा 2, ठीक है, दोनों अपोजिट हैं। इससे पहले cos वाले कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे इधर की तरफ, लेकिन साइन वाले इनके कंपोनेंट्स एक इधर है एक इधर है। अब देखो नीचे वाले को माइनस ले लेना, ठीक, अब देखते हैं ध्यान देना, अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम 0, इसका भी 0 क्योंकि रेस्ट में ही है। इसका m1 का इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्स, सॉरी फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो m1 v1 sin थीटा 1, m1 वाई एक्सिस के अलोंग देखना, m1 v1 sin थीटा 1, इसका फाइनल मोमेंटम m2 का फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये नीचे की तरफ आ गया वेलोसिटी वेक्टर, तो माइनस m2 v2 sin थीटा 2। समझ आया यहां से क्या हुआ, देख लो फिर से देख लो एक बार फिर। मोमेंटम कंजर्व रहेगा एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल मोमेंटम ओनली m1 u1, ये तो रेस्ट में है। फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। वाई एक्सिस के अलोंग 0 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2, ये अपोजिट में है ना ऐसे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें हेल्प करती है। इसके अलावा हम एक और इक्वेशन यहां पे बनाते हैं, हम इक्वेशन बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में, तो उसको लेंगे यहां पे। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो हम लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक, यहां पे रखेंगे इसको, ये पढ़ा था ना हमने इससे पहले, चलो यहां पे रखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 रेस्ट में है, इट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर। ध्यान देना एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप एनर्जी का रिजोल्यूशन मत कर देना कि इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नहीं, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग देखा, वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग देखा। एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक पोटेंशियल है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्ट आपको रिजोल्यूशन करके नहीं देखना ऐसे कि भाई इधर की तरफ क्या इधर की तरफ क्या, ऐसा नहीं करना। तो सीधा फिर से यहां पे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ m v स्क्वायर हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब ये 3 इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस अप्लाई करते हैं और हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशंस है, इंपॉर्टेंट है, याद करने की जरूरत नहीं, आप निकाल लोगे यहां से, चीजों को समझ गए इसको, क्लियर हो गई बातें। क्या हुआ यहाँ पे, पहले मोमेंटम हमने इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम किया अलोंग एक्स एक्सिस, फिर हमने इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम किया अलोंग वाई एक्सिस, फिर हमने कहा इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आपके पास एक बॉल है और सपोज ये इधर चल रही है विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड से इधर के लिए भाग रही है, ठीक है। ये कोलिजन करती है दूसरी बॉल के साथ, इन दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है,
ठीक, ये चल रही है 9 मीटर पर सेकंड से, ये वाली बॉल रेस्ट में है, दोनों का मास सेम है। कोलिजन करने के बाद, कोलिजन करने के बाद, कोलिजन करने के बाद ये बॉल ए है सपोज, इसको मैं बी बोल रहा हूं, दोनों आइडेंटिकल है, मास सेम है दोनों का। इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं। ये ए वाली इधर निकल जाती है, ए वाली इधर निकल जाती है, और सपोज एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। और बी वाली इधर भाग जाती है, ये बी है, ये भी एंगल बना रही है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। फिर से देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये है कि आपके पास एक बॉल है, ये इधर की तरफ आ रही है 9 मीटर पर सेकंड से, ये वाली रेस्ट में है, दोनों आइडेंटिकल है, मास सेम है। ये वाली इधर चली गई 30 डिग्री एंगल बना के एक्स एक्सिस के साथ, ये वाली इधर चली गई 30 डिग्री एंगल बना के एक्स एक्सिस के साथ। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद इनकी क्या वेलोसिटी होगी, फाइंड करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। सेकंड पार्ट है इसमें कि काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व रहेगी कोलिजन के बाद? इस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन कोलिजन प्रोसेस, क्या कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? क्या इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? ये आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, फिर से देखते हैं। एक बॉल रेस्ट में है, दूसरी बॉल आ रही है 9 मीटर पर सेकंड से। कोलिजन के बाद ये इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है, कि दोनों सेम एंगल बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ है कि वेलोसिटी फाइंड करिए आफ्टर कोलिजन, और क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी कोलिजन में। चलिए वेलोसिटी फाइंड करते हैं आफ्टर कोलिजन। 3 इक्वेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो गई तो अच्छी बात, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे फिर से अप्लाई कर लो। वेलोसिटी फाइंड करनी है दोनों की आफ्टर कोलिजन। सपोज इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, इसकी v1 और इसकी v2 आफ्टर कोलिजन। ठीक है, चलो चला जाए। इसमें क्या करना है, यही इक्वेशन अप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। मोमेंटम कंजर्व रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन ये है, तो ये रेस्ट में है। ठीक, अच्छा यहाँ पे रेस्ट में नहीं होता तो आप यहाँ पे भी रख लेते। सपोज ये चल रहा होता u2 वेलोसिटी से, तो प्लस m2 u2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता। ठीक है ना, चलिए इसको कर लेते हैं। ये याद नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन रखो, आ जाएगा। करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम इसका यहाँ पे लिख लूँ, सॉल्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये मैं लिख नहीं रहा हूं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, समझ गए ना। अलोंग एक्स एक्सिस, इसका इनिशियल मोमेंटम इधर की तरफ 9m, इसका इनिशियल मोमेंटम रेस्ट में है 0। इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इसका फाइनल मोमेंटम, दोनों का मास सेम है, इसका फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस m v1 फाइंड करना है cos 30। इसका फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, प्लस m v2 cos 30, इसमें भी cos 30 आएगा, v2 cos 30 हो जाएगा। तो 9m इज इक्वल टू cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है √3/2। सो mv1 √3/2 प्लस mv2 √3/2। ठीक है, m यहां से कॉमन ले लो, m से m गया, ये m यहां कॉमन आ गया, m गया, तो यहां मिलेगा 9 इक्वल टू v1 √3/2 भी कॉमन आ गया भाई, v1 प्लस v2 √3/2। m कॉमन आया, m यहां से गया, √3/2 भी कॉमन आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां पे करूं इसको। ठीक है, इसको यहां ला जाओ, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 18/√3। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रखा हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हमारे पास ये आया। अब वाई एक्सिस के अलोंग भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जैसे मैंने यहां पे बताया था। अब देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गई, v1 प्लस v2 इक्वल टू 18/√3। अब देखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये अप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलता है। वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम 0, इसका भी 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0। वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि ये तो इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, इसको यहां रिजोल्व कर दिया, m v1 sin 30। ठीक, इसको यहां कर दिया माइनस
mv2 sin 30, ये यहाँ आ गया ना, इससे पहले जैसे किया था, ठीक। 0 इक्वल टू ये हो गया, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ लेके आ जाओ, m से m गया तो v1 sin 30 इक्वल टू v2, नहीं आया समझ में, इसको यहाँ ला गए ना, mm गया, sin 30 भी गया तो v1 इक्वल टू v2 आ गया। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, हो गया काम। v1 इक्वल टू v2 है, यहाँ पे रख लो इसको, तो ये क्या मिलेगा, v1 इक्वल टू v2 रख लो, तो ये v2 को v1 बना लो, v1 को v2 बना लो, कुछ भी बना लो, मैं बना रहा हूँ v2 को v1, तो v1 प्लस v1 2v1 इक्वल टू 18 बाई रूट 3। इट मीन्स v1 इज इक्वल टू, नीचे आ गया, ये हो गया 9 बाई रूट 3, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, रूट 3 3 3 3 3 3 3 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। और जो v1 है वही v2 भी होगा, बिकॉज v1 इज इक्वल टू v2, तो हमारे पास आ गया v1 इक्वल टू v2 3 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास v1 इक्वल टू v2 क्या आ गया, 3 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक हो गया। चलिए अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन कोलिजन, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी कोलिजन में? चलो इसको हटा देता हूं, सेकंड पार्ट करते हैं, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी कोलिजन के टाइम पे? क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? देखते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, रेस्ट में है, ये पहले रेस्ट में है, ठीक। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर 81, 9 से चल रहा है ना, 9 स्क्वायर 81, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 81/2 मीन्स 40.5 m। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ m, ये वाला ऊपर की तरफ, हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक। किस वेलोसिटी से चल रहा है, 3 रूट 3, दोनों की वेलोसिटी सेम है, 3 रूट 3 स्क्वायर प्लस हाफ m दूसरी की वेलोसिटी का स्क्वायर, वो भी सेम वेलोसिटी से चल रहा है, 3 रूट 3 स्क्वायर। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो गया 339, 9 3 27, 27 m/2 प्लस 27 m/2 मीन्स 27 m, कैलकुलेशन है यहाँ पे कर लेना, 27 m आएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, पहले 40.5, उसके बाद 27, 40.5 m, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 27 m। तो क्या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है? नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं है, सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन दिस कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 40.5 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 27 m, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। सही हो गया, चलो आगे चला जाए। तो ये था इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में। अब आपके पास आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हटा दिया जाए, यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है अब आपके पास, चलो देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। रेस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? रेस्टिट्यूशन का मीनिंग है वापसी, वापस देना। अब क्या वापस देना, देखो, चलो लिखिए अब, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है इसको समझेंगे अभी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, देखो इसको समझो, इसको डिनोट करते हैं ई से, ई स्मॉल ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिनोट करते हैं ई से, और ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या है ये? इससे पहले हमने बताया था, ये है इसकी वेलोसिटी u1 इनिशियल वेलोसिटी, सपोज m2 वाला चल रहा है इधर u2 वेलोसिटी से, ठीक। कोलिजन हुआ यहां पे, कोलिजन के बाद सपोज m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2, ठीक। तो e किसके इक्वल आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। सेपरेशन की वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच की वेलोसिटी
u1 माइनस u2। ध्यान देना ये मैग्नीट्यूड वाइज आपको रखना है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। तो जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेना है। अगर v1 ग्रेटर देन v2 है उसको लिख लो, v1 को पहले लिख लो, और u2 ग्रेटर देन u1 है, u2 को पहले लिख लो। ओवरऑल मैग्नीट्यूड वाइज आपको देखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। ठीक हो गया, ये E है। अभी देखो E हम बना लेते हैं डिफरेंट कोलिजन्स के लिए। फर्स्ट, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E किसके इक्वल आएगा? फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में? इससे पहले देखा था हमने इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ कोई एनर्जी लॉस नहीं होता ना इसमें, इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एटसेट्रा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए एनर्जी लॉस नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हीट। ठीक, और इसके लिए हमने इससे पहले पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, देख लेता हूं मैं, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन VSP वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू VAP वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों इक्वल होते हैं। देख लेना इससे पहले वाला लेक्चर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हैं 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज 1, जो कि दुनिया में कोई होता नहीं। कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, कुछ एनर्जी तो लॉस हो ही जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। सेकंड, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, जो रियलिस्टिक कोलिजन होते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, जो प्रैक्टिकल कोलिजन होते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए देखो, प्रैक्टिकल कोलिजन अगर मैं बोल रहा हूं मतलब रियल लाइफ में जो होते हैं, तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म, जब कोलिजन होगा ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, एनर्जी लॉस होता है। तो ये प्रैक्टिकल कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है, जो कोलिजन होता है रियल लाइफ में, वो इन इलास्टिक ही होता है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए सेपरेशन की वेलोसिटी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों सर? पहले ये चल रहे हैं, जब कोलिजन होगा तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, जब कोलिजन होगा तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो सेपरेशन की वेलोसिटी कम होगी, ये वेलोसिटी कम होगी ना सेपरेशन की, क्योंकि एनर्जी लॉस हो गई, एनर्जी लॉस हो गई। सेपरेशन की वेलोसिटी कम होगी, अप्रोच की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अगर ये है, ऐसा केस है, ये ज्यादा है, ये कम 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 है, तो क्या होगा? ये ज्यादा ये कम है भाई, ये ज्यादा ये कम है, तो E इज लेस देन 1। अगर ये ज्यादा ये कम है तो E इज लेस देन 1। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E इज लेस देन 1। ये हम लिख सकते हैं कि E 0 से बड़ा होता है बट 1 से कम होता है। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन E इज लेस देन 1, और वी कैन राइट E लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1 किसके लिए होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, थर्ड केस फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मैंने आपको बताया था, जहां पे दो बॉडीज आपस में चिपक जाती हैं आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज आपस में चिपक जाती हैं, बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, देन दिस कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अगर बॉडी चिपक गई है तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगी, क्योंकि वो सेपरेट ही नहीं हुए ना। अगर बॉडीज आपस में चिपक गई हैं कोलिजन के बाद तो वो सेपरेट नहीं हुई है, तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? 0। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसे कहते हैं जहां पे दो बॉडीज आपस में चिपक जाती है कोलिजन के बाद, और अगर चिपक गई हैं तो सेपरेट नहीं हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। सो अगर VSP 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो E इक्वल टू, ये कुछ भी हो, E इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E 0, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E 0, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E इक्वल टू 1। ये बातें समझ गए? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर? समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड।
अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है सपोज m। हम इसको ऊपर से फेंक रहे हैं ग्राउंड पे, या इस ग्राउंड को प्लेटफॉर्म नेम से दे सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म है, ये रेस्ट में है, ये किस में है, रेस्ट में। ठीक, हम इसको h हाइट से नीचे फेंकते मतलब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ऐसे छोड़ते, ऐसे नहीं फेंकना, ड्रॉप करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये यहां ग्राउंड में स्ट्राइक करने के बाद, इस प्लेटफॉर्म में स्ट्राइक करने के बाद कितनी हाइट ऊपर तक उठेगी, ये फाइंड करो। हमने इसको h हाइट से फेंका, स्मॉल h, कितने हाइट तक ये ऊपर आएगी, फेंका मतलब ड्रॉप किया है ना, ऐसा फेंका नहीं, ड्रॉप किया है। ठीक, कितने हाइट तक ये ऊपर आएगी, बताइए कितने हाइट तक ऊपर आएगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, E है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो कितने हाइट तक ये ऊपर आएगी बताइए। चलिए करते हैं, कैसे करें। हम जानते हैं E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या हम लिखें v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ग्राउंड है, ये तो रेस्ट में ही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0। जब बॉल इसकी तरफ आएगी तब भी इस रेस्ट में था ग्राउंड, और जब बॉल इससे टकरा के वापस जाएगी तब भी ग्राउंड वहीं पे रहेगा। ग्राउंड कहां भागेगा बॉल के टकराने से, तो वो तो वहीं पे रहेगा। तो ग्राउंड की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही 0 हैं, ग्राउंड की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही 0 हैं। ठीक, तो यहां पे जो वेलोसिटी बचेगी वो किसकी बचेगी, बस बॉल की बचेगी। तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। नहीं आया सर समझ में, अभी हम E पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, E तो ये है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, और मैंने बताया कैसे रखना है, ये मैग्नीट्यूड वाइज रखना है। ग्राउंड की इनिशियल वेलोसिटी भी 0, ग्राउंड तो वहीं पे, और फाइनल वेलोसिटी जब बॉल टकराएगी और वापस जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। तो ग्राउंड की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0, तो मतलब यहां पे जो वेलोसिटी बचेगी बस किसकी बचेगी, बॉल की। तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी अपॉन बॉल की इनिशियल वेलोसिटी। सर ये तो माइनस में आ जाएगा, एक माइनस में आएगा, लेकिन आपको माइनस नहीं देखना, मैग्नीट्यूड वाइज रखना है, प्लस ही लेना। ठीक है, समझ गए इतना। ठीक है, सीधा यहां से समझ लो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये तो यहीं पे रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो बॉल की वेलोसिटी होगी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो ये बॉल की फाइनल वेलोसिटी, ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ग्राउंड वहीं का वहीं पे है। ठीक है, तो हमें ये दोनों फाइंड करने हैं, ई हमारे पास है। चलिए देखते हैं कितना आएगा। पहले यू निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो u1 माइनस u2 हो गया। हमें वेलोसिटी निकालनी है किसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ग्राउंड वहीं पे है, बार बार कह रहा हूं मैं, क्योंकि ग्राउंड वहीं पे है, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बॉल की कोलिजन से पहले। हमने इसको ड्रॉप किया, छोड़ा बस, अभी वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने से पहले की वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, इससे तो नहीं करना, 0, तो यहां पे जब नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहां पे ग्राउंड में किस वेलोसिटी से ये बॉल स्ट्राइक कर रही है, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा काइनेमेटिक इक्वेशन निकाल दो, यहां पे वेलोसिटी निकालनी है इसकी। सपोज यहां पे वेलोसिटी है v, कितनी है यहाँ पे, v है, थोड़ी देर तक इसको भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है इसकी कि ग्राउंड में किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। सपोज v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये अप्लाई कर दो यहाँ पे वेलोसिटी v है ग्राउंड में स्ट्राइक करने की, हमें v निकालना है। u इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप किया ना, इनिशियल, इट इज इक्वल टू 2a, a यहाँ पे माइनस जी, a इज ऑलवेज माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h नीचे की तरफ हुआ तो माइनस h, माइनस माइनस प्लस हो गया। s डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h नीचे की तरफ तो माइनस h, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ध्यान देना स्मॉल h है, जहां से फेंका इसको। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 2gh। अंडर रूट 2gh वेलोसिटी से ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रही है ये बॉल, तो ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो ये मिल गया हमको, u मिल गया अंडर रूट 2g स्मॉल h। ठीक है,
अब देखते हैं स्ट्राइक करने के बाद ये किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। स्ट्राइक करने के बाद ये किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी ये बॉल, वो बॉल की फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, जिस भी वेलोसिटी से आएगी, हमने कहा वी वेलोसिटी से जा रही है, किस वेलोसिटी से, चलो यू वेलोसिटी से जा रही है, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर जाएगी और फिर चलते चलते एक टाइम यहां पे रुक जाएगी। अगर यहां पे रुक गई तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 0। टकराई, ऊपर गई, यहां पे रुक गई, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, रुक गई ना यहां पे, फाइनल वेलोसिटी 0। हमें यू निकालना है, वो यहां रखना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना, यहां पे मैंने इसको वी लिखा है, यहां पे सर ने यू लिख दिया, मैं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो वी क्या है, वी क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, और यहां पे यू क्या है, यही वी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलो यहां पे आते हैं, वापस आते हैं। हमें ये चाहिए किस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा, किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। हमने कहा यू वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और चलते चलते एक टाइम पे रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0। अब यहाँ पे भी काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, यहाँ के लिए अप्लाई कर दो, देखो कितना आता है, देखो कितना आता है, देखो कितना आता है। ठीक, वी फाइनल वेलोसिटी रुक गया 0, इनिशियल वेलोसिटी यू फाइंड करना है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, a इज ऑलवेज माइनस जी, माइनस 2g, a को माइनस g लेना है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट यही तो फाइंड करना है, h कितनी हाइट तक ऊपर गया, तो हमने कहा कैपिटल H हाइट तक ऊपर गया, यहां तक। ठीक, इतनी हाइट ऊपर गया, यही तो फाइंड करना है h। ठीक है, माइनस से माइनस किया तो u इक्वल टू अंडर रूट 2g कैपिटल H। अब आपको u मिल गया, u क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, इस केस में v है वो, तो यहां पे रख दो अंडर रूट 2gh। समझ पा रहे हैं, यहां पे जो u है वो यहां पे फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी तो है कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, मैंने यहां पे u लिया, यहां पे मैंने v लिखा है उसको। ठीक, तो यहां पे रख लो इसको, e इक्वल टू अंडर रूट 2g कैंसिल हो गया, अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट स्मॉल h। हमें h फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, e स्क्वायर आपको मिलेगा, यहां पे कर लेता हूं, e स्क्वायर आपको मिलेगा h अपॉन h, तो h इज इक्वल टू e स्क्वायर स्मॉल h। तो इतनी हाइट तक ऊपर जाएगा ये बॉल, इतनी हाइट तक ऊपर जाएगी। ई स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का स्क्वायर इनटू एच, एच कितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया। तो समझ गए, एक बार फिर से देखें इसको, आपने एक बॉल को एच हाइट से ड्रॉप किया, आपको क्वेश्चन था कि कितनी हाइट तक ये ऊपर तक जाएगी ये बॉल, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई। हम जानते हैं ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की वेलोसिटी u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। ग्राउंड तो रेस्ट का रेस्ट में रहेगा, जब बॉल आ रही थी और बॉल के कोलिजन के बाद ग्राउंड वहीं पे रहेगा जहां पे है, तो सिंपल यहां पे v लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बचेगा, जो माइनस आएगा यहां पर बस मैग्नीट्यूड वाइज देखना है, हमें बस यही लिखना है v अपॉन u। v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन और u इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन ऑफ, किसकी वेलोसिटी, बॉल की। हमने कहा ये फाइंड करो भाई, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो, किस वेलोसिटी से वो टकरा रही है ग्राउंड पे, तो हमने इसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई की, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया उसको, तो v स्क्वायर इक्वल टू इज माइनस g, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माइनस h, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, तो अंडर रूट 2gh इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। हमने कहा भाई कोलिजन के बाद की वेलोसिटी फाइंड करो, तो इसके लिए हमने किया v स्क्वायर ऊपर जाके रुक जाएगी, h हाइट जाने के बाद यहां तक गई हमने कहा, और यहां पे वो रुक जाएगी, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as अगेन अप्लाई किया, v फाइनल वेलोसिटी रुक गई 0, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इज माइनस g, h हाइट तक ऊपर गई, u इक्वल टू अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh यहां रखा, अंडर रूट 2g कैंसिल, e इक्वल टू अंडर रूट h अपॉन h। तो h हमें चाहिए था, कैपिटल h हमें चाहिए था, कितनी हाइट तक ऊपर गया, h इक्वल टू e स्क्वायर h। समझ में आ गया इतना, यस सर समझ में आ गया। अब देखो इस पे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको और देखो आपका आंसर आता है कि नहीं, बस ये फॉर्मूला हो गया, चाहे तो याद कर लो, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद होगा, याद नहीं कर रहे तो आप निकाल सकते हैं इसको, अब याद तो हो गया ना, छोटा सा तो है, ई स्क्वायर एच, ई स्क्वायर एच, ई स्क्वायर एच। ठीक, आपके पास क्वेश्चन है, यहां पे एक ग्राउंड है और ये आपने ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया, ये ग्राउंड है और आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, एक बॉल को ड्रॉप किया सपोज 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 5 मीटर से, कितने से, 5 मीटर हाइट से, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है सपोज 0.5, तो बताइए कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगी, हाइट फाइंड करिए, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। एक बॉल को ड्रॉप किया 5 मीटर से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज सपोज 0.5, फाइंड द हाइट अप टू विच बॉल इज रेज्ड, कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगी। ठीक, हमने कहा हाइट है ई स्क्वायर एच, ई स्क्वायर एच, तो ई स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5 0.25 इंटू एच 5
5 मीटर से फेंका था ना इसको, 5 बाई 125 और 1.25 मीटर, कितने हाइट तक ये ऊपर जाएगी? 1.25 मीटर तक। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये हाइट 6 मीटर हो गई और ये आपके पास है 0.0.0.0.0.0.2, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.2, तो फाइंड द हाइट अप टू विच बॉल इज रेज्ड। तो हमने कहा ई स्क्वायर एच, ई स्क्वायर 224, 0.04, हाँ बिल्कुल ठीक, 224, तो इधर हाँ, इंटू एच 6, तो ये आ गया आपके पास 24.24 मीटर। कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी अभी? 0.24 मीटर तक, 0.24 मीटर तक। समझ गए? ये हो गया ना, ई स्क्वायर एच, ई स्क्वायर 224, 0.04 इंटू एच 6, 24, 0.24 मीटर। तो इसमें इतना ही, ये चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।